गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में वेक्टर्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि एक अहम फिजिक्स के अंदर टॉपिक होता है। दोस्तों, अपने भौतिकी में राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो अदिश राशियां होती हैं और दूसरी सदिश राशियां होती हैं। दोस्तों, ये अदिश जो राशियां होती हैं, इनको फिजिक्स में व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की ज़रूरत होती है। मतलब यदि किसी अदिश राशि को व्यक्त किया जाए तो उसमें केवल हमें उसकी वैल्यू की आवश्यकता होती है, उसके आंकिक मान की आवश्यकता होती है, उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, जब हम सदिश राशियों को व्यक्त करते हैं तो सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए एक तो परिमाण की आवश्यकता होती है और परिमाण के साथ साथ दोस्तों दिशा की भी आवश्यकता होती है। ये ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है, मतलब उनकी वैल्यूज भी होती हैं, उनकी आंकिक मान भी होते हैं उन राशियों के, और साथ में दिशाएं भी होती हैं। अब जैसे कुछ उदाहरणों की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों यदि कुछ उदाहरणों की बात करें हम, तो जैसे दूरी है, दूरी को केवल हम लिख देते हैं 3 मीटर, 4 मीटर, 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये दूरी मतलब इसमें केवल किलोमीटर और आंकिक मान होता है 3, 4, 5 जो भी है, ठीक है ना। जैसे 3 मीटर हमने दूरी को लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो 3 मीटर है ये क्या है, ये उसका आंकिक मान है। क्या है, उसके परिमाण को दिखा रहा है, उस दूरी की परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है। ये एक आंकिक मान होता है, इसमें कहीं भी दिशा को प्रदर्शित नहीं किया गया है। द्रव्यमान है, जैसे दोस्तों द्रव्यमान को लिख सकते हैं हम, जैसे 5 किलोग्राम लिख दिया किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम रख दिया दोस्तों, तो इसमें केवल उसकी मात्रा है 5 किलोग्राम, ठीक है ना। इसमें कहीं भी उसकी दिशा नहीं है। तो ये ऐसी राशियाँ दोस्तों, ऐसी राशियाँ अदिश राशियाँ होती हैं। लेकिन यदि परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी हुई हो, यदि परिमाण के साथ साथ भौतिक राशियों की दिशाएं भी शामिल हों, तो वो राशियां दोस्तों सदिश राशियां बन जाती हैं। अब सदिश राशियों में जैसे हम बात करें, तो दोस्तों सदिश राशियों की अगर हम बात करें, तो जैसे विस्थापन हुआ, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन को दिखाने के लिए दोस्तों दिशा की भी ज़रूरत होती है, और विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब सदिश राशियों के मान धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन अदिश राशियों के मान हमेशा धनात्मक ही होंगे। तो दोस्तों जैसे विस्थापन है, तो विस्थापन को हम लिख सकते हैं जैसे 3 मीटर। विस्थापन को क्या लिख सकते हैं, 3 मीटर लिखा जा सकता है। और विस्थापन का मान दोस्तों ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर कोई कण आपका जैसे इस दिशा में गति कर रहा है और वो अगर अपनी दिशा को इस तरीके से बदल दे, तो उसके मान भी क्या आ सकते हैं, ऋणात्मक आ सकते हैं। तो जो विस्थापन है, विस्थापन का जो विस्थापन में एक तो मान होता है, मतलब उसका परिमाण होता है कितना, 3 मीटर। विस्थापन में उसका परिमाण भी है, और ये प्लस माइनस जो है ना आगे जो लग रहा है, ये उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो सदिश राशियाँ ऐसी राशि हैं जिनमें परिमाण भी है और दिशा भी है। लेकिन दोस्तों चलो और आगे एक और एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जैसे वेग हुआ, त्वरण हुआ, वेग, त्वरण, इनके सबके मान भी दोस्तों धनात्मक आ सकते हैं और ऋणात्मक आ सकते हैं। तो हम दोस्तों ये कह सकते हैं फाइनली कि अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है, केवल मान की आवश्यकता है।
लेकिन सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लिया हमने कोई भी दो राशियाँ लिख दी, ए और ये ए। मैं कह रहा हूँ कि ये अदिश है और ये सदिश है, इनमें से एक राशि अदिश है और एक सदिश है। तो हम दोस्तों जब फिजिक्स में इन चीज़ों को लिखेंगे, इन राशियों को लिखेंगे, तो अदिश को तो हम लिख सकते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। अब इनमें दोनों में डिफरेंस भी तो होना चाहिए, दोनों की पहचान कैसे होती है। तो दोस्तों अदिश राशियों के ऊपर तो कुछ नहीं लिखा जाता, वो केवल नॉर्मली ऐसे ही लिख दी जाती हैं, जैसे ये ए लिख रहा है। लेकिन सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है। क्या करते हैं कि जो राशि लिखी हुई है उसके ऊपर ऐसे एक तीर का निशान लगा दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम वेक्टर ए। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? वेक्टर ए। मतलब ए क्या है? ए कोई सदिश राशि है। अब इसको जब हम फिजिक्स में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे सदिश राशियों को? ऐसे कोई भी राशि लिख दी जाएगी और उसके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा? वेक्टर लगा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी सदिश राशियाँ और उनको प्रदर्शित करने का तरीका। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई सदिश है ए वेक्टर। अब हमें इस ए वेक्टर को दिखाना है। जैसे ए वेक्टर कोई सदिश दे रखा है और ये दे रखा है 3 मीटर उत्तर की ओर। क्या दिया है? 3 मीटर उत्तर की ओर, ये उसकी दिशा दे रखी है। मतलब कोई सदिश है ए वेक्टर और वो कितना है? 3 मीटर उत्तर की ओर है। ठीक है ना? तो इसको दोस्तों हम किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? इस सदिश को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है दोस्तों। इस सदिश को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे, एक एरो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दिशा किसकी दिखा रहा है? ये सदिश की दिखा रहा है। मान लिया ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है। ठीक है ना? ये पॉइंट O है और ये क्या है? ये P है। और हमें कोई सदिश व्यक्त करना है 3 मीटर उत्तर की ओर। तो ये उत्तर की ओर हमने दिशा बना दी, ये सदिश है। अब ये जो है ये लाइन, ये सदिश को व्यक्त करेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? ए वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे? ए वेक्टर। और इसकी जो लंबाई है, ये जो O से P की जो दूरी है, ये सदिश का मान होता है। जैसे 3 मीटर दिया है हमें, तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर हमने नोट कर दिया, लिख दिया। इसको क्या लिख दिया कि OP की जो लंबाई है वो कितनी है? 3 मीटर है। यहाँ 3 मीटर खींचने की आवश्यकता नहीं है, हमने केवल उसको प्रदर्शित कर दिया कि यहाँ O से P की दूरी कितनी है? 3 मीटर है। तो ये इसके परिमाण को व्यक्त कर रही है, ये इस सदिश के परिमाण को व्यक्त कर रही है। और उत्तर की ओर इस सदिश की दिशा है, तो ये इसकी दिशा होगी। ठीक है दोस्तों, तो सदिश को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। जो लाइन खींची जाती है, जो लाइन सदिश को व्यक्त कर रही है, उस लाइन की जो लंबाई है, उस लाइन की लंबाई सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करती है। मतलब ये यहाँ से OP बराबर क्या हो जाएगा? OP बराबर होगा दोस्तों ए सदिश का परिमाण होता है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सदिश के परिमाण की। अब जैसे मान लिया दोस्तों कोई सदिश है ए वेक्टर और उस ए वेक्टर को हम प्रदर्शित कर रहे हैं ये लाइन से, जैसे हमने वहाँ किया। ठीक है ना? और ये जो लाइन है O से P, ये किसी सदिश को व्यक्त कर रही है। तो ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? OP वेक्टर। ए वेक्टर आपका OP वेक्टर के बराबर होगा। अब इस ए वेक्टर का जो परिमाण होगा उसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं दोस्तों? चूँकि परिमाण का मान धनात्मक होता है, हमेशा आंकिक मान, जो भी आंकिक मान हैं सारे धनात्मक होते हैं। जो वैल्यू होती हैं किसी भी भौतिक राशि की
वो हमेशा धनात्मक होती है। इसलिए इस ए वेक्टर के परिमाण को लिखते हैं हम, या तो इसको ए से प्रदर्शित किया जाएगा, और ए से प्रदर्शित नहीं कर रहे हो तो ये ऐसे मोड लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा। ये मोड में ए वेक्टर को लिख दिया जाएगा। ये दोनों ही परिमाण को प्रदर्शित करते हैं, या तो ए से प्रदर्शित करोगे आप, या फिर मोड ए वेक्टर से। मोड का मतलब क्या है कि इस मोड के अंदर जो राशि लिखी हुई है वो कैसी है, धनात्मक है, और उसको हम ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करेंगे सदिश को, तो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। ये ओपी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर होगा। ये कोई सदिश है ओपी वेक्टर जो हमने ए वेक्टर के बराबर मान रखा है, तो ओपी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर होगा। ओपी वेक्टर जो लाइन है जिससे हम प्रदर्शित कर रहे हैं, उस लाइन की लंबाई ओपी को शो कर रही है, या फिर किसको शो करेगी, सदिश ए वेक्टर के परिमाण को। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओपी लिख सकते हैं। लाइन की लंबाई ये ए को शो करेगी। किसको शो करेगी, ए को। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन की लंबाई होगी वो ही सदिश का परिमाण होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद कुछ सदिशों के प्रकार हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सदिशों के प्रकार की। तो सदिशों के कईयों प्रकार हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से हैं। जैसे पहला सदिश है समांतर सदिश। तो समांतर सदिश में दोस्तों क्या होता है कि दो सदिश एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होते हैं, दोनों के बीच कोण 0 डिग्री होता है। तो दोस्तों समांतर सदिश, जैसे मान लिया कोई ए वेक्टर है, जैसे मान लिया कोई भी ए वेक्टर है, ये कोई सदिश है, और बी वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो उनको कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस तरीके से। इन दोनों के बीच में जो कोण होगा थीटा, वो कितना होगा दोस्तों, 0 डिग्री। हमेशा याद रखना, दो समांतर रेखाओं के बीच जैसे कोण थीटा 0 डिग्री होता है, उसी तरीके से समांतर सदिशों के बीच भी कोण क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं समान सदिश की। दोस्तों समान सदिश ऐसे सदिश हैं जिनका परिमाण और दिशा एक ही है। इस तरीके से एक दूसरे के समांतर हैं और उनका परिमाण भी बराबर है। इस लाइन को और इस लाइन को एक दूसरे के बराबर बनाएंगे, तब ही ये दोनों क्या होंगे, समांतर सदिश होंगे। इसमें ए का मान बी के बराबर होगा। ठीक है ना। ये दोनों सदिश क्या कहलाएंगे, समांतर सदिश। ऐसे सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों क्या हों, समान हों, वो समान सदिश कहलाएंगे। फिर है दोस्तों प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश में क्या होता है कि दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर तो होते हैं, लेकिन दोनों के बीच जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो 180 डिग्री का होता है। थीटा यहाँ प्रति समांतर में कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। यदि ए वेक्टर की दिशा ये है तो बी वेक्टर की दिशा उसके विपरीत होगी, क्योंकि यहाँ प्रति वर्ड लग गया है, प्रति समांतर, समांतर का उल्टा। ठीक है ना। इसमें थीटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर बात करें दोस्तों विपरीत और ऋणात्मक सदिश की, तो विपरीत और ऋणात्मक सदिश के बीच कोण 180 डिग्री होता है। दोनों का मान समान होता है, ए बराबर बी, मतलब इस लाइन की लंबाई इस लाइन के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, विपरीत या ऋणात्मक सदिश। थीटा कितना होता है इनमें, 180 डिग्री। अब बात करें दोस्तों संरेखीय सदिश की, तो संरेखीय सदिश ऐसे सदिश होते हैं जो एक ही रेखा में होते हैं। जैसे मान लिया कुछ डायग्राम बना रहा हूँ जो संरेखीय सदिशों के उदाहरण हैं। तो ये दोस्तों संरेखीय सदिशों के उदाहरण हैं। ये दोनों एक ही रेखा में हैं, दोनों सदिशों की क्रिया रेखा एक ही है। ये संरेखीय सदिश होंगे क्योंकि एक ही रेखा में है। दोनों के बीच जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। एक ही रेखा में हैं, दोनों 0 डिग्री का कोण बनाएंगे।
ये भी एक रेखा में हैं, संरेखीय सदिश इनको भी कहा जाएगा। और थीटा कितना होगा दोस्तों, इसके लिए 0 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये जो सदिश हैं इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है ना। थीटा कितना होगा इन दो के लिए, 180 डिग्री होगा। और इन दोनों सदिशों की दिशा भी एक दूसरे की तरफ है, एक ही रेखा में हैं। और थीटा इन सदिशों के लिए कितना होगा, वही 180 डिग्री होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों और सदिशों की। आगे बात करते हैं दोस्तों समतलीय सदिश की। तो समतलीय सदिश क्या है दोस्तों, ये ऐसे सदिश हैं जो एक ही तल में होते हैं। मतलब अपने 3 तल होते हैं, एक्स वाई तल, वाई जेड तल, एक्स जेड तल। ये किसी भी एक तल में हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, समतलीय सदिश। फिर शून्य सदिश। शून्य सदिश दोस्तों ये ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण शून्य होता है। शून्य सदिश दोस्तों ऐसे सदिश होते हैं जिनका मान या परिमाण क्या होता है, शून्य होता है। इनको हम ऐसे 0 वेक्टर से भी लिख सकते हैं। शून्य सदिश को हम 0 वेक्टर से भी लिख सकते हैं। और ये 0 कब आता है, आप जानते हो कि कोई भी सदिश है और उस सदिश के विपरीत सदिश यदि उसमें जोड़ दिया जाए, इसका विपरीत सदिश क्या बनेगा दोस्तों, माइनस का ए वेक्टर। ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा विपरीत सदिश के आगे। इस ए का विपरीत सदिश क्या बनेगा, माइनस ए वेक्टर। यदि सदिश में किसी विपरीत सदिश को जोड़ा जाए तो हमें क्या मिलता है, शून्य सदिश मिलता है, जिसका परिमाण क्या होता है दोस्तों, एक शून्य होता है। अगला है दोस्तों एकांक सदिश। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों। जैसे मान लिया एकांक सदिश बोलते किसको हैं, पहले तो ये समझिए। एकांक सदिश दोस्तों उसको बोलेंगे जिस सदिश का परिमाण कितना होगा, 1 होगा। जिस सदिश का परिमाण 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एकांक सदिश बोलते हैं। और एकांक सदिश को हम प्रदर्शित करते हैं दोस्तों ए कैप से। जैसे ए के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, कैप। ये किसी भी सदिश की दिशा को भी प्रदर्शित करता है। जो एकांक सदिश होता है दोस्तों, जिसका परिमाण 1 होता है, वो किसी भी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसको निकालते कैसे हैं दोस्तों, ए कैप यहाँ एकांक सदिश लिखा जाता है सदिश बटे सदिश का परिमाण, ए वेक्टर अपॉन ए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर। ये एकांक सदिश होता है दोस्तों। अगर हमें किसी भी सदिश का एकांक सदिश निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस सदिश में उस सदिश के परिमाण से भाग कर देंगे तो हमें एकांक सदिश निकल जाएगा। तो दोस्तों एकांक सदिश को हम ए वेक्टर बाई ए लिखते हैं। सदिश को, एकांक सदिश को ए वेक्टर बाई ए लिखा जा सकता है। अगर यहाँ से हम सदिश निकालें तो कर्ण गुणा करना होगा। यहाँ से ए वेक्टर निकलता है दोस्तों ए डॉट ए कैप। ए वेक्टर क्या निकलेगा, 1 डॉट ए कैप। मतलब साफ है, यदि कोई सदिश है ए वेक्टर तो वो सदिश इस तरीके से लिखा हुआ होता है, उसमें परिमाण भी होता है और परिमाण के साथ साथ ये जो ए कैप है ये सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है, उस सदिश की दिशा भी होती है। तो कोई भी सदिश है उसको हम परिमाण और दिशा के साथ इस तरीके से लिखते हैं। ए वेक्टर को ए डॉट ए कैप लिखा जाएगा। और दोस्तों ये जो ए कैप की जो दिशा होगी वो ए वेक्टर की दिशा ही होगी। मतलब ए वेक्टर और ए कैप दोनों की दिशा एक ही होती है। यदि कोई सदिश है ए वेक्टर
तो उसकी दिशा को कौन प्रदर्शित कर रहा है? ए कैप। तो जिधर सदिश की दिशा होगी उसी दिशा में ए कैप की दिशा भी होती है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर की या मानक एकांक सदिशों की। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे जो निर्देश तंत्र होता है उस निर्देश तंत्र में 3 अक्ष होती हैं। एक तो होती है एक्स, एक होती है वाई और एक जेड होती है। हम जो भी एकांक सदिश है एक्स अक्ष के अनुदेश उसको आई कैप से लिखा जाता है और जे कैप के अनुदेश जो दिशा होती है उसको जे कैप से लिखा जाता है। या जो एकांक सदिश होता है वाई अक्ष के अनुदेश उसको जे कैप से लिखते हैं और के कैप के अनुदेश जो सदिश होता है वो जेड अक्ष के अनुदिश जो सदिश होता है उस एकांक सदिश को हम के कैप से लिखते हैं। और दोस्तों ये तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती हैं, इसलिए आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। अब जैसे मान लिया दोस्तों कोई सदिश है, ए वेक्टर है कोई सदिश मान लिया और वो 5 मीटर वाई अक्ष की तरफ है। कोई सदिश है मान लिया और उसका परिमाण तो है 5 मीटर और दिशा कितनी दे रखी है? वाई अक्ष पर, मतलब वो वाई अक्ष के अनुदिश है कोई सदिश ए वेक्टर। तो उसको हम कैसे लिखते हैं एकांक सदिश के साथ? उसको लिखा जाएगा दोस्तों ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर और वाई अक्ष के अनुदिश है तो वाई अक्ष के अनुदिश क्या लिखते हैं हम? एकांक सदिश जे कैप। तो उसको लिखा जाएगा 5 मीटर जे कैप। यहाँ ये जो 5 मीटर है ये इस सदिश का परिमाण है और जो जे कैप है वो हमें दिशा को बता रहा है। ये एकांक सदिश है जो हमें दिशा को बता रहा है और ये कह रहा है कि इस सदिश की जो दिशा है वो वाई अक्ष के अनुदिश है। किस अक्ष के अनुदिश है? वाई अक्ष के अनुदिश। अब दोस्तों एक बड़ा ही अहम सदिश है जो आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का उपयोग दोस्तों कोई भी बिंदु होता है अपने फिजिक्स में उसकी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। जैसे मान लिया कोई ये बिंदु P है, अब ये कहाँ स्थित है इसका कोई पता नहीं है, ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से हम इसकी स्थिति प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? एक निर्देश तंत्र काम में लेते हैं। एक हम मान लेते हैं एक 2 डायमेंशनल मतलब द्विविमीय निर्देश तंत्र काम में लेते हैं, ठीक है ना। हमको मान लिया P की स्थिति दे रखी है x और y। अब हम x और y दिखा सकते हैं। P की स्थिति स्वतंत्र रूप से नहीं दिखा सकते थे, ठीक है ना। अब हमें ये पता लग गया कि जो बिंदु P है वो x अक्ष पर स्मॉल x दूरी पर है और y अक्ष पर कितनी दूरी पर है? स्मॉल y दूरी पर है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बिंदु है अपने फिजिक्स में और उस बिंदु की स्थिति को हम स्वतंत्र रूप से नहीं दिखा सकते, इसलिए ये एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने काम में लिया है, ठीक है ना। हम ये मान लेते हैं बिंदु P की जो स्थिति है वो x अक्ष पर कितनी है? स्मॉल x है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो स्मॉल x है और y अक्ष पर इसकी जो दूरी है वो स्मॉल y है। O से और यहाँ तक जो दूरी है वो मान लिया कितनी है? वो स्मॉल y है। ये बिंदु P की स्थिति हमें पता लग गया। अब इसकी स्थिति को हम जिस सदिश से दर्शाएंगे वो क्या होगा? वो स्थिति सदिश होगा। जैसे बिंदु P है तो हमें इसको दर्शाना है किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष दर्शाना है मान लो, तो हम इस तरीके से एक एरो बना देंगे, तीर का निशान।
कि ये वो बिंदु है जिसको हम दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या बना देंगे, एक एरो बना देंगे और यहाँ ओ से पी की जो दूरी है इसको हम क्या लिख देंगे, आर वेक्टर। ये एक स्थिति सदिश हो गया किसका, बिंदु पी का। तो बिंदु पी का स्थिति सदिश क्या हो गया दोस्तों, आर वेक्टर, ठीक है। स्थिति सदिश को हम कैसे लिखते हैं, स्थिति सदिश को मान लिया, हाँ स्थिति सदिश को अगर हम लिख रहे हैं तो इसका वियोजन हम दो भागों में कर सकते हैं। इसका कुछ भाग एक्स अक्ष के अनुदिश भी होगा और कुछ भाग इसका वाई अक्ष के अनुदिश भी होगा। हम ये मान लेते हैं कि जो आर वेक्टर है उस आर वेक्टर का कुछ भाग एक्स अक्ष के अनुदिश है और उसको हम किससे लिख रहे हैं दोस्तों, एक्स वेक्टर से लिख रहे हैं। और वाई अक्ष के अनुदिश जो भाग है उसको हम किससे लिख रहे हैं, उसको हम वाई वेक्टर से लिख रहे हैं। तो आर वेक्टर क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, आर वेक्टर को हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। अब एक्स वेक्टर का मान निकालें यदि हम, तो एक्स वेक्टर एक्स अक्ष के अनुदिश है तो क्या लिखा जा सकता है, एक्स आई कैप लिख सकते हैं, एक्स वेक्टर को एक्स आई कैप लिख सकते हैं। ऐसे वाई वेक्टर को वाई जे कैप लिख सकते हैं क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो आई कैप है और वाई अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो वाई कैप। तो हम दोस्तों एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर को ये भी लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये प्रॉपर फॉर्म हो गई दोस्तों किसकी, आर वेक्टर की। कोई भी जैसे स्थिति सदिश होता है उसको क्या लिखा जाता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। ये निकल गया अपना सदिश का परिमाण, वो परिमाण नहीं सॉरी, ये अपना आ गया सदिश का, वो सदिश ही आ गया कंप्लीट। ये पूरा सदिश है, कौन सा सदिश है, स्थिति सदिश जो स्थिति को दर्शा रहा है। तो स्थिति सदिश को हम प्रदर्शित करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से। अब दोस्तों इसका परिमाण क्या होता है, तो इसका परिमाण हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सदिश का परिमाण लिखा जाएगा। और एकांक सदिश जो होगा, मतलब इस सदिश की दिशा को प्रदर्शित करने वाला जो एकांक सदिश है आर कैप, उसकी दिशा भी इधर ही होगी जिधर आर वेक्टर की होगी। हम आर कैप लिख सकते हैं दोस्तों एकांक सदिश, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो सदिश हो गया आर वेक्टर और उसको डिवाइड कर देंगे आर से, तो ये क्या आएगा दोस्तों, आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस स्थिति सदिश का इकाई सदिश लिख सकते हैं आर कैप। क्या लिख सकते हैं, इस स्थिति सदिश का इकाई सदिश लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो था हमारा